एक छोटा सा शब्द है बजट, लेकिन उसके मायने इतने भारी भरकम लगते हैं कि लगता है कौन समझने के लिए बैठे। तो यहां पर हम हैं ना आपको समझाने के लिए। और हम क्यों? दरअसल ये जयंत बाबू की क्लास है। 2 क्लास में आप उनके साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन अब जानना यह जरूरी है, एक तरफ वो जो सरकार अपनी तरफ से दावा करती है, यानी कि वो प्रो पुअर है, गरीबों के पक्ष में है, और दूसरी तरफ जो उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि नहीं ये सरकार जो है वो तो प्रो कॉर्पोरेट है। तो ये सरकार है क्या? सरकार की नीतियां क्या है? और क्या प्रो पुअर और प्रो कॉर्पोरेट के बीच कोई संतुलन हो सकता है? गरीबी के लिए क्या हो रहा है? रुपया क्यों कमजोर हो रहा है? सवाल बहुत सारे हैं, हमारी इस पूरी क्लासरूम में भी हैं, और हम जयंत सर से ये सब कुछ पूछने वाले हैं। तो आइए उनको हम क्लास में स्वागत करते हैं। श्वेता जी, ये हमारी तीसरी क्लास है जी। पहली क्लास में तो हम लोगों ने देखा कि सरकार क्या काम करती है, क्या उसका कार्यक्षेत्र है, कमाई क्या है, खर्चा क्या है, उस पे हम लोगों ने ध्यान दिया। जो दूसरी क्लास थी वो, जो मैं कहूँ सबसे हॉट टॉपिक जो हरदम रहता है कि महंगाई क्यों है, महंगाई कितनी है, महंगाई पे हम लोगों का क्या परफॉर्मेंस है, उस पे हम लोगों ने समय दिया। आज कई सारे टॉपिक्स हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक जिस पे हम लोग ध्यान देना चाहते हैं वो ये है कि हम लोग जो अगर प्रो पुअर मतलब गरीबों को समर्पित हमारी सरकार है, तो हम लोग गरीबों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो इस पे जरा हम लोग पहले ध्यान दें। लेकिन सर, उस पे आप आएंगे उससे पहले जो अखबारों में हमेशा छपता है, दरअसल मोदी जी जब चुन कर आए थे तो शेयर बाजार आसमान पर पहुंच गया, लगा कि अब वहां से नीचे नहीं देखना है। क्यों लुढ़क रहा है शेयर बाजार? नहीं, ये जो है इस पे हम लोगों को समझने के लिए 2-3 मुद्दे समझने पड़ेंगे। पहली बात तो हम लोगों को ये समझना है कि जो स्टॉक मार्केट है वो हरदम ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। अगर आप 10 साल का स्टॉक मार्केट देखें, उसका परफॉर्मेंस देखें, तो आपको नज़र आएगा कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इसी प्रकार का स्टॉक मार्केट में व्यवहार होता रहता है। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये मैं कहूँगा कि करीब एक सामान्य बात है स्टॉक मार्केट के लिए कि उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। आज के समय अगर ये डिक्लाइंस आई हैं स्टॉक मार्केट में, तो वो ग्लोबल फैक्टर्स के कारण है। जो विदेश में हो रहा है विशेष रूप से, उसके कारण आज के समय स्टॉक मार्केट्स में थोड़े डिक्लाइंस आए हैं। चाइना जो एक ज़माने में 8-9-10% जीडीपी ग्रोथ रेट से चलता था, आज के समय चाइना का जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो गया है। उसके कारण बहुत सारे लोग जो है वो पैसे शेयर बाज़ारों से निकाल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस थे वो बहुत कम हो गए हैं, और जो मिडल ईस्ट में जो लोगों के पास पूंजी आती थी उसके कारण वो कम हो गई है, और वो पैसा जो पहले शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट किया जाता था, निवेश किया जाता था, वो नहीं आ रहा है। तीसरी बात ये है कि अमेरिका में जो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा उठा रहा है, और उसके कारण भी थोड़ा बहुत उथल पुथल चल रहा है। इसलिए विदेश में, दुनिया भर में बहुत वॉलेटिलिटी आई हुई है, और इस कारण हमारे शेयर बाजार में भी वॉलेटिलिटी आई हुई है, उतार चढ़ाव चल रहा है। तो कहीं कहीं क्या सर हम जोड़ सकते हैं, दुनिया की आप बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट से पैसा आने की बात कर रहे हैं, रुपया हमारा लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, क्यों? नहीं, रुपये जो है हमारा काफ़ी दुरुस्त है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको लग रहा है कि रुपये जो है थोड़ा बहुत कमज़ोर हो रहा है, पर ये सही बात नहीं है। क्योंकि हम लोग अगर रुपए की तुलना और सब करेंसीज से करें और समझने की कोशिश करें कि रुपए कैसा कर रहा है और सब करेंसीज के मुकाबले में, आपको नज़र आएगा कि चीन की जो करेंसी है वो काफ़ी स्थिर रही है, यानी दुरुस्त रही है, और उसी प्रकार से जो रुपए जो है वो भी काफ़ी स्थिर रहा है, स्टेबल रहा है। और सब अगर हम लोग करेंसीज देखें, हम ब्राज़ील को देखें, हम रशिया को देखें, हम जापान वगैरह को देखें, तो उनकी करेंसीज हैं वो तो एकदम ही लुढ़क गई हैं। तो जो ये गलतफहमी है कि आज के समय रुपए कम हो रहा है, वो हम लोगों को देखना चाहिए और सब करेंसीज के मुकाबले में। ये हकीकत है कि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो ब्याज है, उसको वहाँ का सेंट्रल बैंक उठा रहा है, और जैसे उसको उठाता है तो जो डॉलर है वो मजबूत हो जाता है। जैसे डॉलर मजबूत हो जाता है और सब करेंसीज वैसे घटने लग जाती हैं। पर हमें यही समझना चाहिए कि जो रुपए है वो और सब करेंसी के मुकाबले में कितना घट रहा है। मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप ज़रा देखें कि हम लोग किस तरीके से आज के समय जीडीपी ग्रोथ हम लोग का चल रहा है,
और देशों को देखें तो आपको नज़र आएगा कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए 2014 में हमारा ग्रोथ रेट था 6.7%, चाइना का 7.3%, और सब जो देश थे उनके ग्रोथ रेट्स इतने कम थे। अब अगर आप देखिए तो हम लोगों का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो चाइना को पार कर गया है। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% है, और सब देशों को आप देखें तो कितना कम हो गए हैं। अगर दुनिया भर में शेयर बाजार गिर रहे हैं वो इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि चाइना में आप देख रहे हैं स्लो डाउन हो रहा है, और सब इकोनॉमीज देखिए ये तो नेगेटिव हो गई हैं। ब्राज़ील और रशिया, ये जो इकोनॉमीज है वो एकदम नेगेटिव हो गई हैं, उनकी करेंसीज कोलैप्स कर गई हैं, ऑयल के प्राइस कोलैप्स हो गए हैं, तो पूरे मिडिल ईस्ट में संकट आया हुआ है। इस कारण दुनिया भर में शेयर बाजार में उथल पुथल चल रहा है। पर जो हमारा देश है वो, जिसको लोग कह रहे हैं कि आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी है, आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी। लेकिन क्योंकि चाइना से आपने कंपेयर किया है, इसीलिए जिस तरह से चाइना की करेंसी की हालांकि सालों की प्लानिंग उसमें रही, यूनिवर्सल जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है, किस दिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि रुपया ऐसे नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखिए कि किस प्रकार से हम लोगों का जीडीपी ग्रोथ रेट चल रहा है, जैसे मैंने दिखाया 7.4%, हम लोगों का ग्रोथ इस तरीके से चल रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि जो हमारी सरकार है, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, वो दुनिया में सबसे आज के समय बढ़िया है, और हमारा देश जो है, भारत जो है, वो बिल्कुल इस तरीके से विश्व गुरु बन जाए। कभी हमें भी एक्सचेंज न कराने की जरूरत पड़े बाहर जब जाते हैं घूमने के लिए। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सरकार गरीबों के लिए क्या कर रही है? हम लोग गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारी सरकार जो है गरीबों को समर्पित सरकार है, गरीबों की सरकार है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम लोगों ने कितनी सारी योजनाएं जो हैं, कितने सारे बहुत बढ़िया हम लोगों ने स्कीम्स लागू किए हैं, जिसमें कि हम लोगों को इस तरीके से उनका उद्धार करें और उनका कल्याण करें। तो सबसे महत्वपूर्ण तो मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जिसके तहत आज के समय हर परिवार को हिंदुस्तान में एक बैंक अकाउंट मिल गया है, और उस बैंक अकाउंट में जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग उनके लिए ये जन सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना हम उन लोगों के लिए हासिल कर रहे हैं, जिसके द्वारा उन लोगों को लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है। कहीं भी किसी भी कारण अगर आपको कोई दुर्घटना होती है या आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। साथ साथ जिसको अपने माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, चाहे वो ठेले वाला हो या दुकानदार हो या कोई सलून चलाना चाहता हो, उसके लिए हम लोग मुद्रा योजना के तहत हम लोग उनको 10,000 से लेकर 10 लाख तक हम लोग लोन भी दे रहे हैं, जिसमें कि लोग अपना रोजगार बढ़ा सकें और अपने खुद नौकरी करें और लोगों को भी नौकरी वो लाएं। तो ये पीएम मुद्रा योजना जो है, ये भी बहुत प्रभावशाली एक योजना रही है। आपको मालूम होगा कि पिछले 2 साल में जो बरसात आई है वो सही नहीं आई है, बरसात काफ़ी कम आई है, तो इसलिए हम लोगों ने एक और गेम चेंजिंग, मैं कहूँगा, हम लोगों ने एक योजना का लागू किया है, जिसके द्वारा फसल बीमा हम लोग अब दिलवाते हैं लोगों को। अगर किसी भी कारण आपकी फसल नष्ट होती है तो फसल बीमा के द्वारा हम लोग उन लोगों को मुआवजा दिलवा देते हैं, जिसमें कि उनको कोई संकट ना हो। सर, जब भी हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जीएसटी सबसे अहम उसमें उभर कर सामने आता है, लेकिन हमने देखा है कि सेशंस पर सेशंस निकल गए, अभी लास्ट तो जीएसटी पास नहीं हो पाया। सभी पार्टीज फेवर में बोल रही हैं लेकिन पास नहीं हो पा रहा है, तो कितना अहम ये हमारे लिए है? अगर इस ये पर एक आप रोशनी डालें। क्रांतिकारी कदम होगा हमारे देश के लिए अगर हम लोग जीएसटी पारित कर देते हैं, जो इतने दिनों से अटका हुआ है। अगर जीएसटी पारित होता है तो जो टैक्स राज्य सरकार लागू करती है, जो टैक्स केंद्र सरकार लागू करती है, ये सब टैक्स मिलकर सिर्फ एक टैक्स होंगे। और जब हम लोग सब टैक्स को मिलाकर सिर्फ एक टैक्स करेंगे तो ये एक क्रांतिकारी कदम होगा, और उसके 3 बहुत महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि कीमतें कम होंगी, क्योंकि आज के समय क्योंकि राज्य सरकार टैक्स लगा रही है, केंद्र सरकार टैक्स लगा रही है, और सिर्फ एक राज्य सरकार नहीं, राजस्थान एक टैक्स लगाती है, मध्य प्रदेश एक टैक्स लगाती है, फिर वो जाके तमिलनाडु में एक और टैक्स होता है, तो टैक्स पे टैक्स हो रहा है। तो हम लोग जब एक टैक्स लगाएंगे तो टैक्स पे टैक्स नहीं होगा, और इस कारण कीमतें जो हैं वो कम होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, महंगाई कम होगी जीएसटी के कारण। दूसरा बहुत बड़ा फायदा ये है जीएसटी का कि जो कंपनियां हैं वो आज के समय बहुत खर्चा कर रही हैं, क्योंकि उनको हर राज्य में टैक्स देना पड़ता है।
हर जगह ट्रक रुकती है, वहाँ टैक्स देती है, फिर ट्रक आगे बढ़ती है। तो ये जो सब जगह टैक्स देना पड़ रहा है, जब हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे तो खर्चे भी कंपनी के जो हैं वो कम हो जाएंगे। राज्यों का एतराज यही है कि उनकी कमाई कम हो जाएगी। नहीं, हम लोग इस तरीके से इस टैक्स को करेंगे जिसमें कि एक अगर टैक्स लेते भी हैं तो किसी भी राज्य की कमाई कम नहीं होगी। और हम लोगों ने इसको स्वीकार किया हुआ है कि 5 साल तक हम हर राज्य को मुआवजा देंगे। अगर उनका टैक्स कम होता है तो हम उस टैक्स को पूरा करेंगे। तो इसलिए हर जो राज्य है वो सुरक्षित है। तो जैसे मैंने कहा कि खर्चे भी कम होंगे और जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और साथ साथ आपको याद होगा जब हम लोगों ने पहला अपना क्लास लिया था, हमने कहा था कि सरकार के खर्चे ज़्यादा हैं, सरकार की कमाई कम है। जब जीएसटी आएगी तो सरकार की कमाई भी बढ़ेगी, क्योंकि आज के समय जो लोग हैं जो टैक्स नहीं बढ़ते हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, वो टैक्स भी उनको देना पड़ेगा। और इसलिए हम लोगों का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और टैक्स कलेक्शन के कारण सरकार की कमाई भी बढ़ेगी। सर, हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, यहाँ के इंजीनियर्स, यहाँ के टैलेंटेड पीपल, वो लोग यहाँ से पास आउट होते हैं तो उनको इंडिया में जॉब नहीं मिलती अच्छी। तो सरकार ने इस यूनियन बजट में या पहले ऐसी कोई स्कीम लॉन्च क्यों नहीं करी कि जो 15,000 इंजीनियर्स जिन्होंने चपरासियों का एग्ज़ाम दिया था वो लोग ऐसी नौकरी पा पाते जिससे कि हमारी इंडिया का डेवलपमेंट हो पाता। आप अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न ये है कि रोज़गार के लिए, नौकरियों के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। हम लोगों ने बहुत सारी नीतियां अपनाई हैं, जैसे मेक इन इंडिया, मुद्रा, स्किल इंडिया, जिसके द्वारा लोगों को और रोज़गार मिल रहा है। और खुशी की बात ये है कि आज के समय अगर हम लोग ज़रा हेडलाइंस देखें तो आप देखिएगा कि हेडलाइंस में ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी सारी कंपनीज़ हैं जो हिंदुस्तान में निवेश करना चाह रही हैं और कितनी घरेलू कंपनी भी हैं जो हिंदुस्तान में और रोज़गार दे रही हैं। अब देखिए जैसे अमेज़ॉन जो है, जिससे आपने ज़रूर ई कॉमर्स में आपने जाके कुछ ना कुछ लिया होगा अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन कह रही है कि वो देश में बहुत निवेश करने वाली है। स्टार्टअप इंडिया प्लान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी घोषणा की थी विज्ञान भवन से, उसके तहत बहुत सारा वेंचर कैपिटल इस देश में आ रहा है और बहुत सारी नई नई कंपनी जैसे ओयो रूम्स हो या पेटीएम है या फ्लिपकार्ट है, ये सब कंपनीज जो हैं वो बहुत सारे इंजीनियर्स को वो रोज़गार दे रही हैं। आप देख रहे हैं कि हर 8 घंटे में एक इंडियन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मासायोशी सोन साहब जो हैं, जो सॉफ्ट बैंक चलाते हैं, उन्होंने कहा है कि वो हिंदुस्तान में 10 बिलियन नहीं 20 बिलियन का भी निवेश करने को तैयार है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो हमारी नीतियां हैं, जो हम लोगों ने किया है मेक इन इंडिया के लिए, स्टार्टअप इंडिया के लिए, मुद्रा योजना के तहत, इन सब के कारण आज के समय रोज़गार बढ़ने लगा है। और इंजीनियर्स को भी, और मैं भी इंजीनियर हूँ आईआईटी दिल्ली से, और इंजीनियर्स को भी बहुत सारे आज के समय मौके मिल रहे हैं। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर कि जो अब जैसे कंपनीज आती हैं यहाँ पे, कोई स्टार्टअप खोलता है तो उन्हें बहुत सारी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती हैं, फाइल्स करने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, मतलब उनका स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं कि कंपनी कोई अपने आप को ईजिली स्टैब्लिश कर सके या नॉट? नहीं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम लोग बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जब हमारी सरकार बनी थी तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में जो हमारा देश था 142 था, 142nd था पूरे दुनिया में। एक साल के ही अंदर हम लोगों ने इसे 142 से लेके 130 कर दिया है और हम लोगों का अनुमान है कि अब हम लोग टॉप 100 में आ जाएंगे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो ये हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत जोर लगा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ आप देखें या राज्य सरकार में देखें, सब जगह हम लोग ईज़ ऑफ बिजनेस में ध्यान दे रहे हैं। साथ साथ आपको याद होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन में स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की, उन्होंने ये भी बताया था उस समय कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जब वो एक कंपनी को वो लोग चालू करेंगे तो हम लोग उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन एक मोबाइल ऐप से हम लोग करवा लेंगे, जिसमें कि आप एक मोबाइल ऐप लीजिए और मोबाइल ऐप में ही अपनी कंपनी को आप रजिस्टर कर लीजिए। सर, जो ATC की एग्जाम्पशंस हैं, क्या उसमें कोई ज़्यादा इंक्रीज़ होगा अमाउंट? ये तो बजट की बात है और वो आपको बजट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। सर, बहुत अच्छी तरह आपने सब समझा दिया, हमें काफ़ी चीज़ें पता चली।
अब एक छोटा सा खुलासा भी करते जाइए, सबसे बड़ा फायदा क्या देने वाले हैं बजट में? वो तो आपको इंतजार करना कुछ पड़ेगा। हिंट तो दे जाइए ताकि हम अभी से खुश हो जाएं। चलिए, आपको खुशी होना चाहिए और क्या। हिंट नहीं देंगे सर। नहीं, वो तो सीक्रेसी पूरी बिल्कुल- मेंटेन, हाँ, मतलब वो आप तो यहाँ पर बिल्कुल मेंटेन करनी पड़ती है, पूरी सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है। शायद आप लोगों को ये ना मालूम हो कि जब बजट तैयार किया जाता है, जो लोग बजट पे काम करते हैं उनको नीचे एक बेसमेंट एक पूरा बना हुआ है जहां उनको काम करना पड़ता है और उन लोगों को वहीं रहना पड़ता है एक पूरे हफ्ते, वो बाहर तक नहीं आ सकते हैं। इस प्रकार का हम लोग इस पे कंट्रोल लगाते हैं, सीक्रेसी लगाते हैं, जिसमें कि किसी को कुछ ना पता चले। लेकिन इस क्लास में हमें छुट्टी भी अब होगी यहाँ पर, चलिए, और क्योंकि बहुत आखिरी बहुत घंटी धन्यवाद बजने वाली है। आप लोगों ने भाग लिया इस क्लास में। थैंक यू। थैंक यू बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 251 रुपए में स्मार्टफोन की हसरतें जवा हो रही हैं। सबसे सस्ते स्मार्टफोन का सपना उपभोक्ताओं को